ये कहानी है एक आम से लड़के की जिसकी जिंदगी बस जैसे तैसे चल रही थी। ना कोई बड़ा सपना, ना कोई खास मकसद। लेकिन फिर एक दिन वो गलती से एक बेहद खूबसूरत स्पिरिट को समन कर बैठता है। अब दिक्कत ये थी कि आजी को फालतू के झंझट बिल्कुल नहीं चाहिए थे, तो वो पूरी कोशिश करता है कि किसी तरह उस स्पिरिट को वापस भगा दे। लेकिन जब वो स्पिरिट अपने छोटे रूप में आती है, जिसमें वो देखने में बहुत ही क्यूट लगती है, तो आजी का दिल पिघल जाता है और वो मान जाता है कि ठीक है, वो स्पिरिट अब उसके साथ रह सकती है। लेकिन आजी को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि इस फैसले के बाद उसकी जिंदगी में एक के बाद एक इतनी अजीब और खतरनाक चीजें होने वाली है। आजी एक आम सा 16 साल का लड़का है जो आज के मॉडर्न चीन में रहता है। वो ज्यादातर अपने आप में ही रहता है और खुद को बहुत डीप समझता है, क्योंकि उसे पेड़ के नीचे लेटकर अरिजीत के सैड सॉन्ग सुनना पसंद है। उसके हिसाब से उसे ना अच्छे ग्रेड्स की ज्यादा फिक्र है, ना गर्लफ्रेंड बनाने का कुछ शौक। वो अपनी बोरिंग सी जिंदगी से खुश है, रोज वही रूटीन, खाना, सोना, स्कूल जाना, बस अपनी ईमो पर्सनैलिटी बनाए रखने के लिए। वो दावा करता है कि उसका कोई सपने नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि उसे खाना बनाना बहुत पसंद है। बचपन से जब से उसने चाकू पकड़ना सीखा था, उसके अंदर एक खास हुनर था, साधारण चीजों को भी स्वादिष्ट बना देना। उसके माता पिता मजाक में कहते थे कि एक दिन वो रामेन का किंग बनेगा। एक दिन आजी अपने लिए एकदम परफेक्ट रामेन बनाता है और पूरे मन से उसे खाने का इंतजार कर रहा होता है। अभी अचानक उसके पीछे एक होटल खुलता है। उस होटल से एक बेहद खूबसूरत लड़की निकलती है, लंबे लहराते गुलाबी बालों वाली। आजी पूरी तरह शौक हो जाता है। जिंदगी में पहली बार उसके घर में कोई लड़की आई थी। घबराहट में उसके हाथ से रामेन का बोल गिर जाता है, लेकिन वो लड़की तुरंत एक छोटी प्यारी चिड़ी वर्जन में बदल जाती है और बोल जमीन पर गिरने से पहले ही पकड़ लेती है। आजी अब भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये सब असली है। वो बिना कुछ बोले सारे नूडल्स चट कर जाती है। आजी उससे पूछता है कि तू कौन है, लेकिन वो कहती है मैं चोमू लड़कों को रिप्लाई नहीं करता। तो आजी उसे भगाने की कोशिश करता है, कभी खिड़की से बाहर फेंकता है, कभी टॉयलेट में फ्लश कर लेता है, लेकिन वो हर बार वापस आ जाती है। खाने की तलाश में वो उसके पूरे किचन का खाना वैक्यूम की तरह अपने मुंह के अंदर खींच लेती है। पूरी एनर्जी वापस आने के बाद वो उसके सवालों के जवाब देने को मान जाती है। वो खुद का नाम बताती है, डोरा। वो कहती है कि वो एक 3 मिलियन साल पुरानी स्पिरिट है जो सैकड़ों साल की नींद के बाद जागी है और उसे आज ही नहीं अपने रामेन की ऑफरिंग से समन किया। उसकी असली शक्ल वही खूबसूरत लड़की है, लेकिन एनर्जी बचाने के लिए वो ज्यादातर चिड़ी फॉर्म में रहती है। आजी को ये सब झंझट नहीं चाहिए, वो उसे घर छोड़कर स्कूल चला जाता है। लेकिन डोरा एकदम चिपकू टाइप निकलती है, रास्ते भर उसका पीछा करती है, बिल्कुल किसी जिद्दी सेल्समैन की तरह। वो वादा करती है कि वो उसे बेहिसाब ताकत और दौलत दिला सकती है और आखिर में आजी इसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। स्कूल में डोरा की वजह से वो मैथ क्लास डिसरप्ट कर देता है। टीचर गुस्सा हो जाते हैं। मौका मिलते ही आजी चुपचाप स्कूल से निकलने की सोचता है। तभी जूनियर लड़की कांपते हाथों से उसे लव लेटर देती है। ये एक प्यारी सी हाई स्कूल रोमांस की शुरुआत हो सकती थी, लेकिन तभी डोरा फिर से आ जाती है। आजी झुंझलाकर उस पर चिल्ला देता है, मुझे अकेला छोड़ दे। वो लड़की डोरा को देख नहीं सकती थी, उसे लगता है आजी उसी पर चिल्ला रहा है, तो वो टूटे दिल से रोते हुए भाग जाती है। शाम को आजी डोरा को स्नैक्स देकर प्रार्थना करता है ताकि उसे वापस वहां भेज सके जहाँ से वो आई है, लेकिन डोरा रोने लगती है। वो बताती है कि जिस पेड़ को उसका मास्टर छोड़ देता है, वो हमेशा के लिए भटकती हुई घोस्ट बन जाती है। वो अपनी असली शक्ल में आकर नन्ही से उससे कहती है कि वो उसकी पसंदीदा जगहों पर एक आखिरी बार वॉक करना चाहती है, ताकि उसके पास कुछ प्यारी यादें रह जाएं, जिससे वो आजी को याद रख सके। चलते वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे दुनिया अपने नजरिए से दिखाती है। आजी देखता है कि कुछ लोग हल्की चमक से ग्लो कर रहे हैं, जैसे एक स्ट्रीट वेंडर जो दिल से खाना बेच रहा है, या एक बूढ़ा आदमी जिसके आसपास कबूतर जमा है। डोरा बताती है कि हर चीज, जिंदा हो या बेजान, अपनी स्पिरिट रखती है। हर इंसान में समन करने की क्षमता होती है, लेकिन बहुत कम लोग इस दुनिया की सच्चाई समझ पाते हैं। जो समझ लेते हैं वो समरर्स कहलाते हैं। उन्होंने इतिहास को बदल चुके हैं, नामुमकिन काम कर चुके हैं। ये दिखाने के लिए डोरा एक पेड़ को जड़ से उखाड़ देती है। वो कहती है अगर तुम समनर बने तो हम दुनिया बर्बाद भी कर सकते हैं और बचा भी सकते हैं। आखिरकार वो सीधे उससे पूछती है, क्या तुम समनर बनना चाहते हो? वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है। आजी कुछ पल चुप रहता है, फिर उसका हाथ पकड़ लेता है और तुरंत कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। डोरा वापस चिपी फॉर्म में आ जाती है और हंसते हुए कहती है कि वो उसके जाल में फंस चुका है, अब वो उससे कभी पीछा नहीं छुड़ा सकता। थैंक यू कहने के नाम पर वो उसकी पीठ पर चढ़ जाती है और पंख उगा लेती है। दोनों आसमान में उड़ने लगते हैं। शुरुआत में शहर को ऊपर से देखना किसी जादू से कम नहीं लगता, लेकिन डोरा जल्द ही एनर्जी खत्म होने से सो जाती है। आजी की डर के मारे हालत खराब हो जाती है। वो चिल्लाकर डोरा को उठने कहता है, पर दोनों सीधा नीचे जा गिरते हैं। दोनों की जान तो बच जाती है, लेकिन दोनों काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। घर पहुंचकर आजी उनके जख्मों की देखभाल कर रहा था कि अचानक सारी लाइटें बंद हो जाती है। बिजली का बिल देना वो भूल ही गया था। अंधेरे में डोरा उसका हाथ पकड़ती है और बस एक शब्द कहती है, फायर। आजी की हथेली से नीली रोशनी का एक छोटा सा गोला निकलता है, जो ऊपर जाकर कई छोटे छोटे चमकदार कणों में बिखर जाता है। ये कण जुगनू जैसी रोशनी छोड़ते हैं। इनके नीचे अगर अच्छी नींद ली जाए तो सारी चोटें अपने आप भर जाती है। आजी उससे पूछता है कि तुम कहाँ से आई हो? डोरा जवाब देने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो सोचती है उसके दिमाग में प्राचीन युद्धों
के डरावने दृश्य दौड़ने लगते, खून, तलवारें और आखिर में वो खुद ना टूटने वाली जंजीरों में जकड़ी। ये यादें उसकी पूरी ताकत निचोड़ लेती है और वो वहीं गहरी नींद में चली जाती है। उस रात दोनों जुगनुओं की रोशनी के नीचे साथ में सोते हैं। अगले दिन आज ही एक पार्क में बास्केटबॉल मैच देख रहा होता है। यहाँ डोरा ऐसे लेटी होती है जैसे ये पार्क उसके बाप का। तभी टीवी पर एक न्यूज रिपोर्ट दिखाता है, शहर के ऊपर उड़ते हुए आदमी के देखे जाने की खबर, साथ ही एक 100 साल पुराने पेड़ के अचानक गायब होने की मिस्ट्री। ये सब देखकर आज ही थोड़ा टेंशन में आ जाता है कि कहीं ये चीजें लोगों का ध्यान न खींचे। लेकिन डोरा को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आज ही जब अरिजीत के सैड सॉन्ग सुन रहा होता है, उसी वक्त डोरा को एक प्लांट स्पिरिट उठा ले जाता है। डोरा उसके पेट में होती है और आज ही उसके पीछे भागता है, लेकिन वो पौधा बेहद तेज होता है। डोरा अपनी ताकत इस्तेमाल नहीं कर सकती क्योंकि आज ही उससे दूर होता जा रहा था। जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, उनका टेलीपैथिक कनेक्शन धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। घबराया हुआ आज ही इधर उधर देखता है। ये जगह उसके हाई स्कूल का क्लब रिक्रूटमेंट फेयर होती है। उसी दौरान वो एक लड़के से टकरा जाता है जो घूमती हुई कुर्सी पर बैठा होता है। लड़का दावा करता है कि वो जानता है आज ही कोई आम इंसान नहीं है। वो कहता है उसे सुपरनैचुरल रिसर्च सोसाइटी ज्वाइन करनी चाहिए, जहाँ और भी उसके जैसे लोग। वो इतना एक्साइटेड हो जाता है कि बोल पड़ता है, हम साथ मिलकर पूरी गैलेक्सी को बचाएंगे। आज ही उसकी बकवास सुन ही रहा होता है कि उसकी नजर उसके पीछे एक चलते फिरते पौधे पर पड़ती है। वो छलांग लगाकर उसे पकड़ लेता है। ये अगले ही पल उसे पता चलता है वो तो सनफ्लावर कॉस्ट्यूम पहनी एक मासूम लड़की है। आज ही पूरी ताकत एलिपैथिक लिंक पर फोकस करता है। तभी उसे किसी बेहद बेसुरी इलेक्ट्रिक गिटार की आवाज सुनाई देती है। वो इस आवाज को पहचान लेता है। आज ही पास के मैदान की तरफ दौड़ता है जहाँ स्कूल बैंड स्टेज पर परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे जैसे वो पास पहुँचता है, लिंक और मजबूत हो जाता है। इससे पक्का हो जाता है कि वो प्लांट स्पिरिट यही कहीं है, लेकिन भीड़ में उसे ढूंढना नामुमकिन लगने लगता है। तभी आजी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो डोरा से कहता है, कल पूरा दिन मैं तुम्हें भगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अगर मैं अभी कुछ ना करूँ तो तुम अपने आप मुझसे दूर चली जाओगी। ये सुनते ही डोरा को इतना गुस्सा आता है कि वो अपनी बची खुची ताकत इकट्ठा करके उस प्लांट स्पिरिट को अंदर से ही पीटना शुरू कर देती है और जबरदस्ती बाहर निकल आती है। अगले ही पल दोनों देखते हैं कि वो पौधा एक लड़की की जेब में कूद जाता है। अब आजी को समझ आता है वो प्लांट स्पिरिट उस लड़की का सामान है। वो उनकी तरफ अजीब अजीब चेहरे पर आता है। उस समय भरी डोरा उसके पीछे दौड़ती है, लेकिन वो लड़की एक झटके में वहाँ से गायब हो जाती है। जैसे ही वो गायब होती है, डोरा पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला कि वो लड़की भी समर्थ थी? आजी जवाब देता है, क्योंकि वो तुम्हें और उस पौधे दोनों को देख पा रही थी, जबकि आम लोग नहीं देख सकते। वो आगे बताता है, मैंने ध्यान दिया कि वो पौधा भागते हुए एक ही दायरे में घूम रहा था। स्पिरिट्स अपने समंदर से ज्यादा दूर नहीं जा सकते, तो उसका मालिक जरूर उस दायरे के बीच में होता है और वो जगह यही मैदान था। वो ये भी कहता है कि उसने लड़की के कानों में ब्लैक रोज इयररिंग्स देखे थे, जिनका डिजाइन स्कूल रिबन जैसा था। इसका मतलब था वो उसी अमीर फैमिली से है जो स्कूल चलाती है, इसलिए उससे पंगा लेना उनके लिए ठीक नहीं होगा। सबसे डरावनी बात ये की कि वो प्लांट स्पिरिट इतनी दूरी से भी इतना खतरनाक था। इसका मतलब उस समंदर की पूरी ताकत उनकी सोच से कहीं ज्यादा है। भाग दौड़ इतनी थका देने वाली थी कि आजी और डोरा क्लासरूम में ही नींद में ढेर हो जाते हैं और तभी वो लड़की गुस्से में उनकी तरफ आती है। पूरी क्लास में हलचल मच जाती है। सब एक्साइटेड होकर बातें कर रहे थे और उस लड़की को ऐसे घूर रहे थे जैसे कोई सेलिब्रिटी आ गई हो। वो बिना किसी को देखे सीधे आजी की डेस्क तक आती है और एक शब्द बोले बिना उसके सामने एक चिट्ठी पढ़ देती है। चिट्ठी पर एक ब्लैक रोज बना हुआ था। ये आवाज सुनकर आजी और डोरा दोनों की नींद खुल जाती है। इससे पहले कि आजी चिट्ठी उठाए, क्लास के दूसरे लड़के उसे खोल लेते हैं और चिट्ठी पढ़ते ही सब जोर जोर से चीयर करने लगते हैं। चिट्ठी में लिखा था, स्कूल के बाद जंगल में मिलना, 2 दिन में 2 लव लेटर्स। पूरी क्लास का इशारा साफ था। क्या दबंग है भाई। स्कूल के बाद आजी एडमिरेशन और जेलसी दोनों का सेंटर बन जाता है। लड़कों का एक ग्रुप उसका पीछा करते हुए जंगल तक पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वो जंगल के अंदर गहराई में जाते हैं, बाकी लड़के जादुई बेड़ों में फंस जाते हैं। आजी और डोरा आगे बढ़ते रहते हैं। तभी अचानक लगता है कि जैसे रास्ता खत्म हो गया हो, लेकिन तभी पेड़ खुद झुकते हैं और एक रास्ता खोलते हैं जो एक खुली जगह तक जाता है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, वो प्लांट स्पिरिट सामने आ जाता है। वो कहता है, डोरा को हमें सौंप दो और यहाँ से दफा हो जाओ। आजी साफ मना कर देता है। लड़की एक ब्लैक रोज तोड़ती है और उसे डांट की तरह आजी की तरफ फेंक देती है। वो आजी के गाल को बस छूते हुए निकल जाता है। प्लांट स्पिरिट हंसता है और खुद को एक लंबे वाइन व्हिप में बदल लेता है, जिसे वो लड़की हथियार की तरह चलाती है। आजी आगे बढ़कर उसके हमलों से निपटता है, जबकि डोरा अपने छुपाए हुए हथियार ढूंढती है। आजी किसी तरह वाइन व्हिप और लीफ बुलेट्स की बारिश से बचता है, लेकिन फिर वो लड़की अपना आखिरी हथियार निकालती है, एक सेंटिएंट ट्री। अपनी शक्तियों की हद पार करते हुए अब ये डोरा पर ध्यान देता है और उसे कॉकरोच की तरह कुचलने दौड़ता है। जमीन से 2 मोटी बेलें निकलती है और डोरा को जकड़ लेती है। पेड़ उसे कुचलने ही वाला होता है कि आजी फिसलते हुए उसकी हथेली के नीचे पहुंच जाता है और डोरा को ढाल बनकर बचाता है। इस समय लगता है कि दोनों का काम खत्म हो गया है, लेकिन तभी पेड़ की हथेली पर एक सुनहरा गोला उभरता है। अगले ही पल आजी और डोरा जमीन से बाहर निकलते हैं। दोनों के हाथ में एक एक तीर होता है। पेड़ मुक्का मारता है, लेकिन आजी और डोरा मिलकर एक विशाल क्रिस्टल
क्रिस्टल फिस्ट बनाते हैं और पलटवार करते हैं। आजी पेड़ की बाह पर चढ़ता है और क्रिस्टल नाइफ से उसे ऐसे काटता है जैसे कागज। आखिरकार पेड़ हार जाता है। लड़की उसे ट्री हेवन भेज देती है। डोरा देखती है कि लड़की ने भी धूमा ली है। उसे लगता है लड़की वहाँ से भागने वाली है, तो वो हमला करने दौड़ती है, लेकिन आजी उसे रोक लेता है। वो कहता है मैं मर्डरर नहीं बनना चाहता, और वो लड़की अब तक अपने हाथ रोक कर लड़ रही थी। उसे अंडर एस्टिमेट मत करो। आजी डोरा के पीछे इशारा करता है। जैसे ही डोरा बोलती है उसे कई और सेंटिएंट ट्रीज दिखते हैं जो उनकी खटिया खड़ी करने को तैयार खड़े थे। प्लांट स्पिरिट बोलता है आजी तुम टेस्ट पास कर गए हो, लेकिन डोरा इस टेस्ट में फेल हो गई है। अचानक डोरा का लहजा बदल जाता है। अब वो चीयरफुल बन जाती है और खुद को शांति की ब्रांड एम्बेसडर बताती है। वो शांति बनाए रखने के लिए आजी के हाथ का बना फ्री रेमन नील ऑफर करती है। ये सुनते ही प्लांट स्पिरिट भड़क जाता है। उसे लगता है कि उसके मास्टर का अपमान है, जैसे वो कोई भुक्कड़ हो। लेकिन तभी उसके पेट से जोर की भूख की आवाज आती है और प्लांट स्पिरिट सोचने लगता है कि उसकी मास्टर तो सच में भुक्कड़ है। अब सब लोग आजी के घर जाते हैं। आजी डिनर के लिए जबरदस्त फीस्ट बनाता है। प्लांट स्पिरिट खुशी खुशी खाना ठूस रहा होता है और लड़ाई के लिए माफी मांगता है। वो बताता है कि समनर्स के बीच एक दूसरे की नीयत समझने के लिए ऐसी लड़ाइयाँ आम है, क्योंकि कुछ समनर्स अच्छे होते हैं और कुछ बुरे। अब माहौल फ्रेंडली हो चुका, तो चलो प्लांट स्पिरिट का नाम बॉब रख देते हैं। बॉब उन्हें टेस्ट पास करने पर बधाई देने ही वाला था कि तभी वो लड़की उसके मुंह के सामने एचबीएम ड्रम्स ले लहराती है और घर से बाहर चली जाती है। सब उसके पीछे जाते हैं। वो रुकती है और आखिरकार खुद को इंट्रोड्यूस करती है। उसका नाम है हैना। वो कहती है आजी तुम्हारा कैरेक्टर मुझे समझ आ गया है, लेकिन डोरा पर मुझे अभी भरोसा नहीं, इसलिए मैं तुम दोनों पर 24 घंटे नजर रखूंगी। इतना कहकर वो आजी को एक और ब्लैक रोज देती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन अचानक स्कूल और उसके आसपास का इलाका जंगली जानवरों से भर जाता है। जानवरों के झुंड हर तरफ फैल जाते हैं। स्टूडेंट्स आजी और डोरा समेत घबराकर भागने लगते हैं। डोरा आजी से कहती है ऐसे वक्त में समंदर को आगे आकर लोगों को बचाना पड़ता है। एक बड़ी स्क्रीन पर जर्नलिस्ट रिपोर्ट कर रहा होता है। सिटी के सारे जानवर भाग चुके हैं। पूरे शहर में इमरजेंसी घोषित की जाती है। सभी नागरिक नजदीकी शेल्टर में जाए। उसी बीच आजी देखता है एक ब्लॉन्ड लड़की बिल्ली जैसे काम और ग्रीन हुडी पहने और जानवरों के झुंड के आगे चल रही होती है। आजी बिना सोचे कूद कर उसे रास्ते से हटा देता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो लड़की खतरे में है। लड़की उसे चिड़ी हुई नजर से देखती है, लेकिन तभी वो चौंक जाती है जब उसे एहसास होता है कि आजी को अभी तक ये समझ नहीं आया कि इस पूरे हंगामे के पीछे वही है। वो उठती है और जानवरों को गले लगाने लगती है। अभी अचानक चारों तरफ जमीन पर जोरदार धमाके होते हैं। धूल और मलबा उड़ता है। उसी वक्त हैना और बॉब मौके पर पहुंचते हैं। दोनों मिलकर जानवरों को काबू में करते हैं और लड़की से उसके इरादों के बारे में पूछते हैं। वो बिना हिचके कहती है जानवर हमेशा से यहाँ थे, जमीन इंसानों ने छीनी है, तो अगर किसी को पिंजरे में डाला जाना चाहिए तो वो इंसान है। और न जाने क्यों इस पल दिल उसी का साथ देने लगता है। लड़की कैट फाइटिंग को अगले लेवल पर ले जाती है। वो जादू से तेज धारदार शार्प जैसे कैट क्लॉज उड़ा लेती है और हैना पर टूट पड़ती है। वो हैना की वाइन विप से एक चालाक बिल्ली की तरह बचती है, लेकिन आखिरकार उसका एक पैर बेल में फंसी जाता है। हैना उसे घुमा घुमा कर इमारतों से टकराती है। मलबे से निकलते हुए वो और ज्यादा गुस्से में होती है। चारों हाथ पैरों पर दौड़ते हुए वो चील की आंखों से हैना की विप पड़ती है। लीपर की रफ्तार से जमीन पकड़कर ऊपर उछलती है और हवा में ही एक विशाल भालू में बदल जाती है। अब हैना बिग गन्स निकालती है। वो एक सेंटिएंट ट्री समन करती है भालू का सामना करने के लिए। शुरुआत में दोनों बराबरी के रहते हैं, लेकिन हैना एक और चाल चलती है। वो बॉल की मदद से पेड़ पर दो और हाथ उगा लेती है। पेड़ भालू के पेट पर घूंसों की बरसात करता है। भालू उड़ते हुए सीधा आजी और डोरा की तरफ आता है, जो दूर खड़े कमेंट्री कर रहे होते हैं। भालू गिरने से पहले हरी ऊर्जा में फट जाता है और बदल जाता है भेड़ियों के एक झुंड में। भेड़िए अपनी संख्या के दम पर पेड़ को दबोच लेते हैं। हैना को कुछ खरोचे आती है, लेकिन वो पेड़ की छाल पर कांटे उगाकर उन्हें रोक लेती है। अब भेड़िए एक विशाल अजगर में बदल जाते हैं और हैना को और बुरी तरह पछाड़ देते हैं। ये देखकर आजी घबरा जाता है। उसे लगता है अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो दोनों लड़कियां मर जाएंगी। आखिरकार आजी और डोरा बीच में कूद पड़ते हैं। डोरा सांप और पेड़ दोनों को सोल शैकल्स में बांध देती है। आजी जोर से चिल्लाता है बस करो, अब बहुत हो गया। सांप वापस कैट गर्ल में बदल जाता है। तभी आजी कहता है मुझे समझ आ गया, असली समनर ये कैट गर्ल नहीं है, ये तो सिर्फ स्पिरिट है। समनर है ये छोटी सी बिल्ली जिसके माथे पर चांद का निशान है। उसे नहीं पता उसने इतना बवाल क्यों मचाया, लेकिन वो जानता है कि उसके पास अपनी वजह जरूर होगी। आजी तुरंत उसके जख्मों की देखभाल करने लगता है। बिल्ली रो पड़ती है। वो सोचती है ये इंसान अब भी वैसा ही है जैसा पहली बार मिला था। उसे फ्लैशबैक आता है जब वो बुरी तरह घायल थी और आजी ही इकलौता इंसान था जिसने उसकी मदद की थी, जबकि वो उसे काटने और नोचने की कई बार कोशिश कर चुकी थी। उसी दिन आजी ने उसका नाम रखा था म्याओ। ज्यादा क्रिएटिव नहीं था। अब म्याओ को लेकर बहस छिड़ जाती है। हैना और बॉब म्याओ को सौंपने की मांग करते हैं, लेकिन आजी और डोरा मना कर देते हैं। वो कहते हैं
हैं खतरा खत्म हो चुका है, समनर काबू में है, तो इस प्यारी बिल्ली के पीछे पड़ने की कोई वजह नहीं। बॉब अब भी जोर देता है, लेकिन हैना सख्ती से कहती है आज ही तुम गलत दोस्तों और दुश्मनों का चुनाव कर रहे हो। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। आज ही डोरा और म्याओ घर लौट आते हैं आराम करने के लिए। थोड़ी देर बाद म्याओ की स्पिरिट बाहर आती है और अपनी कहानी सुनाती है। वो कहती है हर जानवर में समनर बनने की ताकत होती है और सबसे बेहतरीन समनर जिसे मैं जानती हूँ वो मेरा भाई है, लेकिन आखिरी बार मैंने उसे तब देखा था जब वो दूध लेने गया था, बिल्कुल मेरे पिता की तरह। वो तभी से उसके निशानों का पीछा कर रही है जो उसे इस शहर तक ले आए। यहाँ पहुँचते पहुँचते चोटों की वजह से उसकी सारी समनिंग पावर्स खत्म हो चुकी थी, लेकिन आजी की मदद से वो ठीक हो पाई। पूरी तरह ठीक होने के बाद उसने ये सारा हंगामा सिर्फ इसलिए किया ताकि उसका भाई सामने आ जाए, क्योंकि उसे लगता है वो उससे बच रहा है। आजी प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरता है और कहता है इस बार भी मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा और तुम्हारा भाई एक दिन जरूर लौटेगा। अगले दिन आजी पर मुसीबत टूट पड़ती है। कुछ गंजे स्लेटी चेहरे वाले आदमी उसे घेर लेते हैं और जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगते हैं। डोरा और म्याओ को भी साथ में उठा लिया जाता है। उन्हें एक रोल्स रॉयस हेलीकॉप्टर में बैठाया जाता है जो उन्हें एक बेहद आलीशान विशाल मैनर तक ले जाता है। लैंडिंग पैड पर हैना और बॉब पहले से उनका इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही वो एंट्रेंस की तरफ बढ़ते हैं उनकी नजर अलग अलग तरह के स्पिरिट्स पर पड़ती है। कहीं इलेक्ट्रियल स्पिरिट्स इलेक्ट्रिक फेंस की तरह काम कर रहे हैं, तो कहीं एडवर्ड सिजर हैंड्स जैसे स्पिरिट्स बगीचे की हेजेस काट छाट रहे हैं। ये देखकर डोरा और म्याओ हैरान रह जाते हैं। बॉब बताता है कि ये सारे स्पिरिट्स सिर्फ एक ही समंदर के कंट्रोल में है, इस मैनर के मास्टर। अंदर दाखिल होते ही वो एक ग्रैंड फॉयर में पहुंचते हैं जहाँ दो तरफ जुड़वा सीढ़ियां ऊपर जाती हैं। बीच में सफेद संगमरमर की एक विशाल मूर्ति खड़ी है, एक फरिश्ते जैसी औरत की। बॉब समझाता है ये वॉचर्स की पहली लीडर की मूर्ति है, उसे देवी माना जाता है। सीढ़ियां चढ़ते हुए आजी को एक अजीब सी झंझनाहट महसूस होती है। उसे लगता है जैसे वो मूर्ति उसे देख रही हो। अचानक एक गंभीर रहस्यमयी औरत की आवाज उसका नाम पुकारती है, आजी आजी। वो आवाज बार बार गूंजती है। अगले ही पल वो खुद को एक खूबसूरत दुनिया में पाता है। आसमान हल्का बैंगनी है और सामने जहाँ तक नजर जाए फैला हुआ एक मेडो। दूर एक विशाल पेड़ खड़ा था, उसके नीचे सफेद कपड़ों में लंबे बालों वाली एक औरत खड़ी थी। वो उसी आवाज में उसे बुलाती है और हाथ हिलाती है। म्याम अनजाने में उसकी तरफ हाथ बढ़ा देता है। तभी डोरा उसे छक्का देकर हकीकत में वापस ले आती है। अब वो एक कमरे में दाखिल होते हैं। खिड़की के सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, बर्फ जैसे सफेद बाल, हाथ में छाई। वो मुस्कुराते हुए मुड़ता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है, हार्लन, ब्लैक रोज फैमिली का मुखिया। उसका अपनापन देखकर डोरा और म्याओ को लगता है कि वो कोई नरम-दिल बुजुर्ग है, लेकिन अगले ही पल वो अपनी असली ताकत दिखाता है। एक अदृश्य शक्ति से वो सबको बैठने पर मजबूर कर देता है। फिर मुस्कुराते हुए कहता है आराम से बैठिए। वो बताता है कि उसने उन्हें कुछ जरूरी बातों के लिए बुलाया है, लेकिन पहले वो उन्हें पूरा काम झाम समझाना चाहता है और इसके लिए वो इस्तेमाल करता है एक मैजिकल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सिक एनिमेशंस के साथ। वो समझाता है इस दुनिया की हर चीज में एक स्पिरिट होती है और कहा जाता है कि सारी स्पिरिट्स की जड़ एक ही क्रिस्टल से जुड़ी है। जिसके पास वो क्रिस्टल होगा उसके पास अकल्पनीय ताकत होगी। प्राचीन समय से समनर्स दो गुटों में बटे हुए हैं, वॉचर्स और डिस्ट्रॉयर्स। वॉचर्स मानते हैं कि प्रकृति खुद जानती है कि क्या सही है, वो बस दुनिया का संतुलन बनाए रखते हैं। दूसरी तरफ डिस्ट्रॉयर्स दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं। वो हर तरह से समनिंग पावर्स हथियाना चाहते हैं, चाहे उसके लिए किसी की जान ही क्यों न लेनी पड़े। हार्लन कहता है हर समनर को ये चुनना पड़ता है कि वो किस तरफ लड़ेगा। फिर वो सीधे म्याओ से पूछता है तुम किस तरफ हो। म्याओ इस सवाल को ज्यादा सीरियस नहीं लेता। अभी हार्लन आज ही पर्सनल हिस्ट्री छेड़ देता है। वो बताता है कि उसे सब पता है। उसके माता पिता ने उसे 5 साल की उम्र में छोड़कर गायब हो गए थे, कोई निशान नहीं छोड़ा। वो फॉस्टर पेरेंट्स के साथ पला जब तक खुद रहने लायक नहीं हो गया। वो ये भी बताता है कि उसके असली बाल ब्लॉन्ड है, लेकिन वो उन्हें रेगुलरली काला डाई करता है। वो 2 पार्ट टाइम जॉब्स करता है ताकि गुजारा हो सके। फिर भी वो एक मॉडल स्टूडेंट है, इसलिए भले ही वो दिखाता है कि उसे फ्यूचर की फिक्र नहीं, असल में वो अपने साथियों से कहीं ज्यादा मेहनत कर रहा है। हार्लन पूछता है क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारे पेरेंट्स का गायब होना और डोरा का समन होना आपस में जुड़ा हो सकता है। डोरा पहले उस पर भरोसा नहीं करती, लेकिन फिर वो म्याओ के वॉलेट में एक फैमिली फोटो देखती है। उसमें एक ब्लॉन्ड बच्चा खड़ा होता है अपने ब्लॉन्ड माँ बाप के साथ, लेकिन माँ बाप का चेहरा फाड़ा हुआ है। अभी हार्लन एक और राज खोलता है। वो बताता है कि उसे पता है म्याओ अपने भाई को ढूंढ रही है, लेकिन उसके गायब होने के बाद वो दुनिया के सबसे वांटेड क्रिमिनल्स में से एक बन चुका है। वो ब्लैक रोज का सबसे खतरनाक असैसिन बन गया है। ये सारी बातें मेहमानों के लिए बहुत भारी हो जाती है, इसलिए हार्लन उन्हें कुछ दिनों के लिए ब्लैक रोज मैनर में रुकने देता है ताकि वो शांति से सोच सके और फैसला
फैसला ले सके। आखिरकार डिनर सर्व किया जाता है, लेकिन जैसे ही वो खाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, अचानक एक डिस्ट्रॉयर मैनर पर हमला कर देता है। हार्लन तुरंत एक्शन में आ जाता है। भयानक लड़ाई होती है और मैनर का ज्यादातर हिस्सा तबाह हो जाता है। हार्लन चिल्लाता है, सब लोग बाहर निकलो अभी, और उन्हें इवैक्यूएट करने का आदेश देता है। लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा पाते कि अचानक एक और डिस्ट्रॉयर गनों के साथ उन पर हमला कर देता है। उसी अफरा तफरी में म्याओ दूर कहीं अपने भाई को देख लेती है। वो तुरंत अपनी स्पिरिट फॉर्म में बदल जाती है ताकि उससे बात कर सके, लेकिन उसका भाई एक शब्द भी नहीं बोलता, सीधे उस पर हमला कर देता है। ये देखकर आजी का खून खौल उठता है। वो डोरा की ताकत के सहारे गुस्से में उसकी तरफ झपटता है, लेकिन तभी एक और डिस्ट्रॉयर का स्पेल आजी को सीधा लग जाता है और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। उसका दिमाग फिर से उसी विंडो में पहुंचता है। इस बार वो पेड़ के और करीब होता है। पीछे से उसकी माँ की आवाज आती है। वो उसे पुकारती है और पीछे से गले लगा लेती है। उसी वक्त डोरा उसके पास पहुंचती है और घबराकर उसे होश में लाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ हैना गन वाली डिस्ट्रॉयर से भिड़ती है अपने एक सेंटियम की के साथ, लेकिन वो औरत लिमिटेड एडिशन जेट पैक हीलीज पहनकर हवा में उड़ जाती है। तभी एक और डिस्ट्रॉयर जमीन के अंदर से निकलता है और पीछे से पीर पर हमला कर देता है। इस हमले में हैना और बॉब दोनों बुरी तरह घायल हो जाते हैं। अगले ही पल डिस्ट्रॉयर हैना के पीछे आता है और उसका गला काट देता है। इस वक्त से बॉब की चीख हार्लन तक पहुंच जाती है। हार्लन तुरंत पहुंचकर उसका इलाज करता है, वरना खून बहुत ज्यादा बह जाता। लेकिन उसी पल हार्लन पर 3 डिस्ट्रॉयर्स एक साथ टूट पड़ते हैं। गन वाली डिस्ट्रॉयर उसके सिर में सीधा शूट कर देती है। मरते वक्त हार्लन को एक नजारा दिखता है। छोटी सी हैना मुस्कुराते हुए उसे एक फूल दे रही थी। वही याद उसे अपनी स्पिरिट पूरी ताकत से छोड़ने की हिम्मत देती है। उसका स्पेल इतना ताकतवर होता है कि जमीन पर पूरी लकीर में गड्ढे बन जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से डिस्ट्रॉयर्स उससे बच निकलते हैं। उनका लीडर खुद सामने आता है अपने ग्रिम रीपर जैसे स्पिरिट के साथ। ग्रिम रीपर जीत जाता है। हार्लन वहीं गिरकर मर जाता है। लीडर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी सोख लेता है और अपने लोगों से कहता है, बाकियों को छोड़ दो, ये बाद में काम आएंगे। ये पल में सब वहाँ से गायब हो जाते हैं। पीछे रह जाता है कभी खूबसूरत रहा ब्लैक रोज मैनर, जो अब पूरी तरह तबाह हो चुका है। अगले दिन आजी और बाकी लोग खुद को उसके घर पर संभाल रहे होते हैं। ब्लैक रोज मैनर का नाश और पूरी फैमिली का गायब होना देश भर की हेडलाइंस बन जाता है। बॉब लगातार हैना की देखभाल कर रहा होता है, जो अब तक होश में नहीं आई थी। डोरा इकलौती है जो अभी भी डिस्ट्रॉयर्स को तुरंत खत्म करने को तैयार है, लेकिन आजी उसे रोकता है। वो कहता है, अभी सीधा टकराना खुदकुशी होगी। हमारी करंट पावर काफी नहीं है। पहले इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी होगी, फिर कोई सही प्लान बनाना होगा। वो डोरा को एक ऑनलाइन वीडियो दिखाता है। ये वीडियो हार्लन और डिस्ट्रॉयर्स की लड़ाई का था, जो किसी ने सैटेलाइट कैमरा से पूरी तरह लाइव स्ट्रीम किया था। आज ही इस अकाउंट को चेक करता है जिसने वीडियो अपलोड की थी। इसका नाम था स्टैन। उसका फीड समनर्स से जुड़ी खबरों और अपडेट से भरा था। उसकी एक कॉमिक भी है, द मोस्ट समनर। उसमें समनर्स का पोर्ट्रेयल काफी एक्यूरेट लगता है। इसका मतलब साफ है, स्टैन खुद भी एक समनर है। वो खुद को ऑब्जर्वर इन द स्काई कहता है। उसे डिस्ट्रॉयर्स के बारे में उनसे कहीं ज्यादा पता हो सकता है। आजी को लगता है यही उनकी सबसे बड़ी लीड है। वो फैसला करता है कि उसी दिन होने वाले स्टैन के बुक साइनिंग इवेंट में उससे मिला जाए, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं आता। स्टैन खुद को पूरा फेलियर महसूस करने लगता है। आजी मास्क पहनकर उसके बूथ पर जाता है। फैन बंद कर डोरा और म्याओ दोनों तरफ से नजर रखते हैं, लेकिन उनकी स्पाइन पूरी तरह फ्लॉप हो जाती है। स्टैन सीधे आजी को नाम लेकर बुला लेता है और डोरा और म्याओ से कहती है, जितना बंद करो, बाहर आओ। वो बताती है कि पिछले कई दिनों से वो उन सब पर नजर रखे हुए है और ये भी साबित करता है कि उसका ज्ञान सिर्फ समनर्स तक सीमित नहीं है। उसका असली हथियार है उसका फोन। उसके फोन को सभी सिविलियन कैमरास, पुलिस कैमरास और सैटेलाइट फीड्स का एक्सेस है। साथ ही वो एक सोनार वेव भी छोड़ सकता है, जो 300 मीटर के दायरे में सब कुछ स्कैन कर लेता है। अचानक उनके काफी पास एक धमाका होता है। स्टैन का फोन जोर से अलार्म बजाने लगता है। अलर्ट आता है, 4 थ्रेट्स डिटेक्टेड, अननोन वेपन्स सीधे आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। स्टैन बिना सोचे भागने लगता है। बाकी सब उसके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन उनके पीछा करने वाले मारियो कार्ट के बुलेट रॉकेट्स जैसे हैं। उनसे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, नीचे कूदना। नीचे कूदते ही कोई ड्राइवरलेस कार में आ गिरते हैं। स्टैन अपने फोन से गाड़ी को चलाता है ताकि सबको संभाल सके, लेकिन जैसे ही वो जंप लेते हैं, मैकेनिकल स्पिरिट्स जल्दी उन्हें पकड़ लेते हैं और ऊपर फायरिंग शुरू कर देते हैं। यह बताती है कि ये गन लेडी के घूस है। वो लो ग्रेड स्पिरिट्स है जिन्हें हराना आसान होना चाहिए था, लेकिन स्टैन ने उनकी कॉम्बैट और दिमागी ताकत कम माप ली थी। उनकी गोलियां सीधे कार के पैरों में लगती हैं। डोरा और म्याओ उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इतने तेज है कि एक भी हिट नहीं लग पाता। स्टैन एक मैकेनिकल स्पिरिट को उड़ा देता है, लेकिन उसी वक्त 3 और एक साथ हमला कर देते हैं। आज ये मजबूत शील्ड बनाकर सबको बचाए रखता है, लेकिन शील्ड में दरारें पड़ने लगती है। तभी रोबोट्स मशीन गन्स के अलावा
एक्सप्लोजिव्स निकाल लेते हैं। वो सड़क पर मिसाइल्स डालते हैं। आगे जमीन में एक बड़ा गैप बन जाता है। कार जंप नहीं कर पाती। डोरा क्रिस्टल विंग्स उगा लेती है, लेकिन वो इतने भारी होते हैं कि सबको उठा नहीं पाती। जमीन पर गिरते ही चारों तरफ रोबोट्स उन्हें घेर लेते हैं। तभी स्टैन एक ट्रक संभल करता है और रोबोट्स पर चढ़ा देता है, लेकिन उस पर ज्यादा असर नहीं होता। तो स्टैन पूरा लेवल अप कर देता है। वो एक ट्रांसफॉर्मर्स जैसा जायंट रोबोट बना देता है और अपने फोन को गेम कंसोल में बदलकर उसे कंट्रोल करने लगता है। एक पल को सब रुक जाते हैं। उन लगता है स्टैन वही बिलियनियर है जिसने टाइटैनिक सबमरीन बनाई थी। जायंट रोबोट ऑप्टिमस प्राइम स्टाइल में वो तीनों मैकेनिकल स्पिरिट्स को एक झटके में खत्म कर देता है, लेकिन लड़ाई में रोबोट से फ्यूल लीक होने लगता है और वो फट जाता है। क्रैश के दौरान स्टैन की ब्लॉन्ड वेग उतर जाती है। सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि स्टैन असल में लड़की नहीं लड़का है। इतना ही नहीं, वो वही मेका गीक है जो स्कूल के क्लब रिक्रूटमेंट फेस्ट में आजी को परेशान कर रहा था। स्टैन समझाता है, मैं ये कॉस्ट्यूम डिस्गाइज के तौर पर पहनता हूँ। हर समनर को अपनी आइडेंटिटी छुपानी चाहिए। आजी उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है, हमारे साथ जुड़ जाओ, हमारी आंखें बंद। स्टैन मना नहीं करता, लेकिन कहता है, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। फिर वो उन्हें अपनी सीक्रेट लेबोरेटरी ले जाता है, जो असल में एक वैन है जिस पर वीडियो गेम्स के स्टिकर्स लगे हुए हैं। अंदर हाईटेक गैजेट्स हैं, लेकिन साथ ही कॉमिक बुक्स, एक्शन फिगर्स और ढेर सारे गीक कलेक्टिबल्स भी। वही स्टैन उन्हें दिखाता है कि वो कैसे पूरे शहर में स्पिरिचुअल एक्टिविटी ट्रैक कर रहा है, स्पिरिट एनर्जी सिग्नेचर्स के जरिए। वो बताता है, 1 महीने पहले तक शहर के ज्यादातर स्पिरिट सोए हुए थे। डिस्ट्रॉयर एक्टिविटी लगभग नहीं के बराबर थी, लेकिन हाल ही में डिस्ट्रॉयर्स अचानक एक्टिव हो गए हैं और ऐसा लग रहा है कि वो सोए हुए स्पिरिट्स को अपने लिए उठा रहे हैं। ब्लैक रोज बैनर में करीब 100 स्पिरिट्स थे, इसलिए हमला शायद एक मौके की तरह देखा गया, एक स्पिरिचुअल बैंक हाइस्ट। एक और बात, जितने भी सोए हुए स्पिरिट्स थे सब उसी दिन जागे, 17 मार्च, ठीक उसी दिन जब आजी ने डोरा को समन किया था। ये महज कोइंसिडेंस हो सकता है या शायद नहीं। वो लोग ब्लैक रोज मैनर वापस जाते हैं और सबूत ढूंढते हैं। स्टैन सोनार से बचे हुए स्पिरिट एनर्जीज डिटेक्ट करता है। वो एक फ्लाइंग कैमरा स्पिरिट की मेमोरी स्कैन करके पूरा क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्ट कर देता है। पहला हमला आसमान से हुआ था, एक अर्थ समनर था, रूथलेस। स्टैन का अंदाजा है कि उन्होंने पोर्टल का इस्तेमाल किया ताकि मैनर की डिफेंसेस बाईपास हो जाए। उसके साथ एक डायमेंशनल समनर भी था, स्पेस। उसी वक्त गन चिप भी अंदर घुसी, उसका नाम है फ्लेव। स्टैन के शब्दों में वो फायर समनर है और बहुत मीन है। चौथा डिस्ट्रॉयर था क्रो, म्याओ का बड़ा था। वो एनिमल समनर है, ठीक म्याओ की तरह। उसके कौवे परफेक्ट रिकॉन के लिए बने हैं। स्टैन आजी से कहता है कि वो बताए बेहोश होने से पहले उसने क्या महसूस किया था। आजी की बात सुनकर स्टैन समझ जाता है, उसका माइंड हाईजैक किया गया था एक स्टेल्थी डिस्ट्रॉयर में, ग्रीन ने। छठा डिस्ट्रॉयर परफेक्ट असैसिन था। वो शैडोज से निकला और हैना का गला काट गया। उसका कोड नेम है शैडो। वो इल्यूजन समनर है। और आखिर में 7वां डिस्ट्रॉयर जिसने हार्लिंग को मारा था, उसका नाम है हार्ट। वही डिस्ट्रॉयर्स का लीडर है। वो ग्रिम रीपर की तरह स्पिरिट्स ही नहीं, इंसानों की आत्माएं भी अब्सॉर्ब कर सकता है। सब लोग उस क्रेटर के नीचे फिसलते हुए उतरते हैं, जो शायद डायमेंशनल समनर्स ने बनाया था ताकि अंदर की सच्चाई देखी जा सके। स्टैन का सोना खुलासा करता है कि यहाँ पास में एक म्यूजियम था जहाँ पर हजारों स्पिरिट्स वॉचर्स ने सुरक्षित तरीके से लॉक करके रखे थे, लेकिन अब वो सब सीधे डिस्ट्रॉयर्स के हाथ लग चुके हैं। मलबे के बीच आजी को एक अजीब सा टुकड़ा मिलता है। स्टैन उसे एनालाइज करता है और पता चलता है कि ये रूथलेस के पत्थर जैसे शरीर का एक हिस्सा है। म्याओ उसे सूंघती है और कहती है, इसमें रेड स्पाइडर लिली की अजीब सी खुशबू आ रही है। आजी बताता है कि ये एक रेयर फूल है जो सिर्फ शहर के आसपास एक खास जगह पर ही उगता है। स्टैन लोकेशन पिंग करता है, स्टोन फॉरेस्ट, जो शहर से करीब 300 किलोमीटर दूर था। वहाँ 5 घंटे पहले तेज स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन डिटेक्ट हुआ था। आजी के थोड़े हिचकने के बावजूद सब डिसाइड करते हैं कि अब वक्त आ गया है अपने पहले डिस्ट्रॉयर का सामना करने का। रास्ते में सब अपनी अपनी कहानी बताते हैं। आजी कहता है, जब मैं 5 साल का था तब मेरे पिता चले गए। कुछ महीनों बाद मेरी माँ भी चली गई। उसके बाद मैं दूर के रिश्तेदारों के पास बना जब तक खुद रहने लायक नहीं हो गया। उसके बाद जिंदगी काफी नॉर्मल थी जब तक डोरा नहीं मिली। डोरा धीरे से कहती है, मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं, बस इतना पता है कि शुरुआत में मैं बिल्कुल अकेली थी। मैं भटकती रही, आवारा सी जिंदगी जी, कई लोगों से मिली, बहुत कुछ हुआ, लेकिन जैसे ही वो याद करने की कोशिश करती है उसका सिर दर्द करने लगता है। स्टैन उसका फुल बॉडी स्कैन करता है और बताता है, तुम्हारी मेमोरीज किसी ने जानबूझकर सील कर दी है। जब वो स्टोन फॉरेस्ट पहुंचते हैं तो देखते हैं टूटे फूटे घरों और दुकानों के ढांचे। स्टैन समझाता है, ये कभी एक गाँव था जो 10 साल पहले रहस्यमय तरीके से तबाह हो गए। जंगल के अंदर आगे बढ़ते हुए उन्हें मिलता है रेड लिली का एक लाल समंदर। उसके बीच में एक अकेला सा घर खड़ा था। सब फूलों के बीच छिप जाते हैं और देखते हैं घर से एक आदमी बाहर आता है और खेत जोतने लगता है। स्टैन उसके अंदर कोई स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन डिटेक्ट नहीं करता, मतलब वो एक नॉर्मल इंसान है। वो आदमी बाकी काम भी बिल्कुल आम इंसान की तरह करता है। तभी डोरा एक चूहे को देखकर डर जाती है और सबका कवर हो जाता है। किसान उन्हें देखकर हाथ लाता है और आजी और डोरा उसके पास जाते हैं। आजी बताता है, हम स्कूल प्रोजेक्ट के लिए यहाँ फील्ड वर्क कर रहे हैं और अपने दोस्तों के लिए खाना लेने आए हैं। किसान उसको आकर चाय पिलाता है और पैक मील्स का एक बड़ा डिब्बा दे देता है। वो बताता है, मैं करीब 12 साल से यहाँ अकेला रह रहा हूँ।
आज किसी नए चेहरे को देखकर अच्छा लगा। अभी हवा चलने लगती है, रेड लिली की पंखुड़ियां चारों तरफ उड़ने लगती है। वो आदमी कहता है, पिछले 10 सालों से मैंने ये सारे फूल खुद लगाए हैं। ये मेरी पहली मोहब्बत की आखिरी इच्छा थी। वो चाहती थी कि ये पत्थरों का बंजर इलाका एक लाल जन्नत बन जाए। हवा और तेज हो जाती है, फूलों का समंदर तूफानी भंवरों में बदल जाता है, लिलीज तबाह होने लगती है। वो आदमी पागल सा हो जाता है और तभी वो बदल जाता है रूथलेस, डिस्ट्रॉयर अर्थ समलर। उसकी त्वचा इतनी सख्त होती है कि ना म्याओ के पंजे काम आते हैं, ना डोरा की कीवर्स। डोरा कहती है, म्याओ स्टैन थोड़ा वक्त खरीदो, मैं और आज ही एक ट्रिप ट्राई करेंगे। म्याओ शुरू में अपनी स्पीड से बढ़त बना लेती है, लेकिन रूथलेस से एक बार पकड़ लेता है और जमीन पर पटक देता है। म्याओ बेहोश हो जाती है। स्टैन होलोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाकर रूथलेस को कंफ्यूज करता है और उसका सच बताता है। रूथलेस का असली नाम मोजो, उम्र 26 साल। उसके दिमाग में गंभीर ट्रॉमा है, जिसकी वजह से स्प्लिट पर्सनैलिटी और दूसरी मेंटल प्रॉब्लम्स हो गई। रूथलेस जोर से दहाड़ता है, भयानक साउंड बेस फूलों की क्यारियां उड़ा देती है, नीचे से अनगिनत स्केलेटन्स नजर आते हैं। यही वजह थी उस गांव के गायब होने की। उसी वक्त डोरा अपनी सील्ड मेमोरीज आज ही में लोड कर देती है, साथ ही अपने सारे हथियारों की टेक्निक और नेचर थे। अब इस नई जानकारी के साथ लड़ाई असल में शुरू होने वाली थी। अपनी नई ताकत के साथ आज ही बिना सोचे समझे रूथलेस पर टूट पड़ता है। वो पहले भाले से हमला करता है, फिर सीधे उसके सीने में खंजर उतार देता है और आखिर में हथौड़ा, जो उसे जमीन में दे मारता है। हथौड़ा उसके ओर पर लगता है। रूथलेस का पत्थर जैसा कवच टूट जाता है और उसके नीचे एक घबराया हुआ टूटा हुआ इंसान दिखता है। वो कांपती आवाज में कहता है कि उसे मार दो, क्योंकि इसके बाद सब कुछ और भी भयानक होने वाला है। वो बताता है कि पैदा होने से पहले ही उसके अंदर बुरी स्पिरिट्स घुस चुकी थी। उसकी माँ उसे जन्म देते वक्त मर गई। कुछ साल बाद उसका पिता भी इस गम को सह नहीं पाया और चल बसा। गाँव में लोग उसे राक्षस कहते थे। बच्चे उसके पत्थर जैसे हाथ की वजह से उसे चढ़ाते और मारते थे। एक दिन उसने अपना आपा खो दिया और एक लड़के को मार बैठा। इसके बाद पूरा गाँव उसके खिलाफ हो गया। लोगों ने पंचायत बैठाई और उसे बेरहमी से पीटा और पहाड़ों में बांध कर मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन एक दिन एक दयालु लड़की आहुआ उसके पास आई। वो हर दिन उसे खाना देने लगी। आहुआ का सपना था फूल उगाने का, लेकिन बंजर जमीन और तेज धूप उसकी हर कोशिश को नाकाम कर देती थी। फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। एक दिन मोजो ने उससे कहा कि वो उसे एक फूल का बीज दे। उसी बीज से उसने अपने पत्थर जैसे हाथ पर एक व्हाइट स्पाइडर लिली उगा दिया। दोनों ने कई साल शांति और खुशी के साथ साथ बिताए, लेकिन हालात फिर बिगड़ने लगे। स्टोन विलेज में मुसीबतें बढ़ती चली गई और गाँव वालों का गुस्सा मोजो पर टूट पड़ा। उन्हें यकीन हो गया कि सारी बदकिस्मती की वजह वही है। उन्होंने ठान लिया कि इस बार उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आहुआ ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन अब कोई उस पर भरोसा करने को तैयार नहीं था। गाँव वालों ने दोनों को बेरहमी से पीटा। अचानक एक आदमी ने दरांती घुमाई और आहुआ की पीठ में घोप दी। ये देखते ही मोजो के अंदर सालों से दबा गुस्सा कूद पड़ा। उसने अपने अंदर के पैरासाइट को आजाद कर दिया। पल भर में पूरा गाँव दबा हो गया। उसके हाथ पर उगी व्हाइट स्पाइडर लिली अब रेड स्पाइडर लिली बन चुकी थी और आहुआ के लाश के ऊपर गिर पड़। गाँव वालों के खून और मांस से भरी मिट्टी अब उपजाऊ हो चुकी थी और चारों ओर खून लाल स्पाइडर लिली खिलने लगी। मोजो बताता है कि उसके शरीर पर लगे चेन्स और कोर ही उस पैरासाइट स्पिरिट को काबू में रखते हैं। ये उसे डिस्ट्रॉयर्स के लीडर ने दिए थे। शर्त ये थी कि जब भी तबाही चाहिए होगी उसे आजाद करना पड़ेगा। लेकिन अब वो सील टूट चुकी थी। पैरासाइट स्पिरिट पूरी तरह बाहर आ गया और मोजो को ही निकल गया। कोई भी उसे रोक नहीं पा रहा था। म्याओ बुरी तरह घायल हो चुकी थी और आजी का हथौड़ा भी टूट गया। बिना स्पिरिट को खरोच तक दिए आजी ने अपनी लैंस सीधे उसके सिर में फेंकी, लेकिन स्पिरिट ने उसे तिनके की तरह निकाल कर फेंक दिया। डोरा ने पूरी ताकत लगाकर सबसे शक्तिशाली हथियार बुलाया ताकि आजी को बचा सके, लेकिन वो भी एक ही बार में टूट गया। आजी जमीन पर जोर से गिरा और बेहोश हो गया। डोरा दौड़कर उसके पास आई और अपनी जान की परवाह किए बिना वो उसे बचाने की कोशिश करने लगी। उसकी चीखें मोजो के अंदर तक गूंज गई और उसे आबा की याद दिला दी, जो कभी उसे ऐसे ही बचाया करती थी। लेकिन स्पिरिट का वार फिर भी नहीं रुका। उसी वक्त आजी खुद को एक दूसरी दुनिया में पाता है, एक खाली जगह जहाँ बीच में एक क्रिस्टल था और चारों ओर चेन्स बंधी हुई थी। जैसे ही आजी ने एक चेन को छुआ वो गायब हो गई। फिर उसने क्रिस्टल को छुआ, उसी पल डोरा एक क्रिस्टल में घिर गई। उसी क्रिस्टल के अंदर उसे मिली एक नई ताकत। वो अब द रेन ऑफ 1000 स्वॉर्ड्स बुला सकती थी। हजारों तलवारें पैरासाइट स्पिरिट को जकड़ लेती है। डोरा क्रिस्टल से बाहर निकलती है। उसकी पीठ पर बड़े क्रिस्टल विंग्स थे, बाल लाल हो चुके थे, आंखें पूरी तरह काली थी और सिर पर 2 सींग थे। आसमान से वो एक विशाल तलवार उतारती है और एक ही बार में अर्थ स्पिरिट पूरी तरह मिट जाता है। इसके बाद डोरा फिर से अपनी प्यारी सी चिबी फॉर्म में लौट आती है। वो सबसे पहले आजी को देखती है जो अब होश में आ चुका था। फिर वो मोजो के शरीर की जांच करती है और तय हो जाता है कि वो मर चुका है। स्टैन मायूस हो जाता है, उनका लीड अब खत्म हो चुका था। लेकिन आजी कहता है अब हमें लीड की जरूरत नहीं है। इस घटना के बाद डिस्ट्रॉयर्स खुद हमारा पीछा करेंगे। सब लोग स्टैन की वैन में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन आजी और म्याओ अब भी बेहोश थे। उन्हें संभलने का वक्त भी नहीं मिलता कि स्टैन के फोन पर अलर्ट आता है। भयानक स्पिरिचुअल एनर्जी तेजी से बढ़ रही थी। अचानक एक शैडो ब्लेड वैन को बीच से चीर देती है। सब लोग उछलकर बाहर गिर जाते हैं। डिस्ट्रॉयर्स हमला कर देते हैं। आग की लपटें स्टैन और म्याओ के सिर पर गिरती है। आजी सिर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन सभी डिस्ट्रॉयर्स उसके सामने खड़े हो जाते हैं। वो उठ भी नहीं
पाता। तभी ग्रीन रीपर उसे उठाकर आसमान में उछाल देता है। स्पेस अपना स्पेस कटर निकालता है और उसे टुकड़ों में काटने लगता है। आजी की आंखें बंद हो जाती है। आखिरी चीज जो वो देख पाता है वो है डोरा, डर से भरी हुई उसे देखती हुई। फिर वो जागता है एक और ही दुनिया में। चारों तरफ हवा में तैरते कांच जैसे टुकड़े थे। अभी एक गहरे चोगे में लिपटा हुआ आदमी उसकी तरफ बढ़ता है और उसे दिखाता है। कांच के टुकड़े में उसे अपने साथियों की दर्दनाक किस्मत दिखती है। और हाँ, तुम सही समझे, वो सब मर चुके थे। मिस्टर हार्ट उन सब की आत्माएं चूस चुका था। ये देखते ही आजी का सब्र टूट जाता है। वो उस कांच के टुकड़े को जमीन पर पटक कर तोड़ देता है और टूटे दिल से चिल्लाता है, ये सब मेरी गलती है, मैं इतना ताकतवर नहीं था कि उन्हें बचा पाता। तभी वो रहस्यमयी आदमी उससे एक सौदा करता है। वो कहता है कि उसे 3 मिनट पीछे भेज सकता है ताकि वो एक और मौका पा सके सबको बचाने का। आदमी अपना मास्क हटाता है और आजी उसे देखते ही पहचान लेता है। वो उसका पिता था। उसका पिता शांत और भरोसेमंद आवाज में कहता है, सब खत्म होने के बाद डीमन फर्नेस में मेरा इंतजार करना। फिर सब कुछ बदल जाता है। आजी खुद को फिर से वैन के अंदर पाता है, लेकिन इस बार वो सोया हुआ नहीं था। वो पूरी तरह अलर्ट था। वो सबको तुरंत बताता है कि आगे क्या होने वाला है और सबको क्या करना है। जैसे ही डिस्ट्रॉयर्स वैन के पास टेलीपोर्ट करते हैं और शैडो वैन को चीर देती है, तो वो सभी हैरान रह जाते हैं। वैन में कोई नहीं थे। एक गद्दे के अंदर टिक टिक करता हुआ बम लगा हुआ था। कुछ ही सेकंड में वो फट जाता है। उन्हें समझ आ जाता है कि ये स्विचरूज ज्यादा वक्त नहीं दिलाए, इसलिए वो बिना रुके आजी के घर की तरफ भागते हैं ताकि हाना तक डिस्ट्रॉयर से पहले पहुंच सके। लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तो हाना पहले ही वहां से जा चुकी थी। घर में किसी तरह की हिंसा के निशान नहीं थे। आजी को बिस्तर पर एक चिट्ठी मिलती है और उसके साथ एक काला गुलाब। वो चिट्ठी हाना और बॉब दोनों की थी। दोनों का मैसेज एक जैसा था। वो आजी का डीमन फर्नेस में इंतजार कर रहे थे। क्या वो सब मिलकर एक बड़ी रीयूनियन की उम्मीद कर रहे थे? कभी म्याओ बताती है कि जब वो अपने भाई को ढूंढ रही थी तो कुछ लोगों ने कहा कि उसे डीमन फर्नेस में देखा गया था। स्टैन ये सब सुनकर उत्साहित हो जाता है। वो बताता है कि डीमन फर्नेस एक प्राचीन और पवित्र अरीना है जहाँ समनर्स अपनी परीक्षा देते हैं। यहीं से अप्रेंटिस एक असली समनर बनता है। स्टैन जोश में आकर बताता है कि अफवाहें हैं कि फर्नेस की गहराइयों में अनगिनत रहस्यमयी और अनमोल तखाजे छिपे हैं। आजी वहाँ कभी नहीं गया क्योंकि उसे उस जगह का पता ही नहीं था। लेकिन खुशकिस्मती से हाना की चिट्ठी में कुछ कोऑर्डिनेट्स लिखे थे। स्टैन कहता है कि ये जगह बिल्कुल सही लगती है। वो उनकी मौजूदा लोकेशन से करीब 7000 किलोमीटर दूर थी। अगर वो अभी निकले तो करीब 7 घंटे लगेंगे। सबके अंदर नई ऊर्जा भर जाती है। अब उनका एक साफ लक्ष्य था। पूरी रफ्तार से वो वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं। 7 घंटे बाद स्टैन सबको जगाता है। जैसे ही वो खिड़की से बाहर देखते हैं उनके सामने एक भयानक तूफान आ रहा होता है और नीचे गहरा समुद्र होता है। स्टैन कहता है, इस जगह को सी ऑफ डेथ कहते हैं। यहाँ कई जहाज और प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। डीमन फर्नेस का प्रवेश यहीं कहीं छिपा हुआ है। हेलीकॉप्टर तेज हवाओं में बुरी तरह हिलने लगता है। लगता है अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। स्टैन खुशी से चिल्लाता है, हम गेट पार कर चुके हैं। नीचे सुंदर साफ नीला समुद्र दिखता है और छोटे छोटे द्वीपों की एक कतार। सब लोग हैरानी और खुशी से देखते हैं, सब सिवाय आजी के। वो चारों तरफ घबराया हुआ देख रहा था। तभी हेलीकॉप्टर के अंदर एक पोर्टल खुलता है। उसमें से शैडो ब्लेड बाहर निकलती है और बिना रुके हमला कर देती है। आजी तुरंत अपना होली शील्ड उठाता है और उसे रोकता है, लेकिन उसका बार हेलीकॉप्टर को चीर देता है। स्टैन तुरंत हेलीकॉप्टर को एक रोबोट में बदल देता है। उस रोबोट के हाथ सबको थाम लेते हैं। अब वो सब मिलकर हमला करते हैं। आजी का मिस्टिक कैनन, म्याओ का क्लॉ बीम और डोरा की फैंटम स्वॉर्ड्स। लेकिन शैडो फुर्ती से बच निकलती है। तभी फ्लेम सामने आती है। वो गोलियों की बारिश कर देती है और आसानी से सबके हमलों से बच जाती है। रोबोट बुरी तरह टूट चुका था और नीचे गिरने लगता है। उसी पर वो दिखाई देता है। आजी का मिस्टिक कैनन सीधे निशाने पर लगता है, लेकिन जहाँ क्रू था वहाँ से अचानक कौवों का झुंड निकल आता है। वो सारे कौवे आग में बदल जाते हैं और रोबोट को जगा डालते हैं। रोबोट सीधे एक द्वीप पर आकर टकरा जाता है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि सब बच गए। बस थोड़ी बहुत खरोचे और हल्की चोटें आई थी। बुरी बात ये थी कि 6 डिस्ट्रॉयर्स उसी द्वीप पर आ चुके थे और सीधे उनकी तरफ बढ़ रहे थे। एक तरफा लड़ाई शुरू होने ही वाली थी, लेकिन तभी बिल्कुल नॉर्मल से खरगोश वाले कॉस्ट्यूम में एक लड़की बीच में आ खड़ी होती है। वो अपना परिचय देती है, मेरा नाम बॉनी है, मैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। और फिर वो सबको आखिरी वार्निंग देती है। वो बताती है कि इन्होंने इस द्वीप के कुल 12 नियम तोड़े हैं, जिनमें शामिल है लापरवाह उड़ान, पर्यावरण गंदा करना और समूह में मारपीट। फ्लेम गुस्से में उस पर बंदूक तान देती है और डराने की कोशिश करती है, लेकिन बॉनी जरा भी प्रभावित नहीं होती। वो कहती है, तुम लोग इस वक्त डीमन फर्नेस में हो, बस इतना कहना था। फ्लेम तुरंत शांत हो जाती है। फिर बॉनी डिस्ट्रॉयर्स को डांटने लगती है। वो कहती है, मैं यहाँ की टीचर हूँ और तुम सब मेरे प्री स्कूल के बच्चे हो। तुम सब यहीं से पास होकर निकले हो, तो तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि अरीना के बाहर किसी को मारना सख्त बना है और इसमें कोई बहाना नहीं चलता। शैडो को गुस्सा आ जाता है कि ये खरगोश वाली लड़की इनके लीडर से इतनी बदतमीजी से कैसे बात कर सकती है, लेकिन हार्ट उसे रोक देता है। वो कहता है, यहाँ बॉनी का सम्मान करना पड़ेगा, हम डीमन फर्नेस में हैं। इसके बाद सारे डिस्ट्रॉयर्स टेलीपोर्ट होकर वहाँ से गायब हो जाते हैं। जैसे ही सब शांत होता है, स्टैन और डोरा बॉनी से चिपक जाते हैं। जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करते हैं। बॉनी झुंझलाकर दोनों को लात मारकर दूर कर देती है। फिर मुस्कुराकर कहती है, डीमन फर्नेस में तुम सबका स्वागत है। मैं
तुमसे रजिस्ट्रेशन प्लाजा में मिलूंगी और अरीना में तुम्हारे प्रदर्शन के लिए गुड लक। उनके पास उससे पूछने के लिए और भी सवाल थे, लेकिन बॉनी तेजी से मुड़ती है और दूसरी दिशा में भाग जाती है। वो लोग उसके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन वो हद से ज्यादा तेज थे। कुछ ही देर में वो उसे खो देते हैं। इस दौड़ भाग ने सबको थका दिया। तभी घूमने फिरने वाला व्यापारी उनके सामने आता है। उसका नाम था रिचर्ड। वो उन्हें अपने विशाल सरीसृप पर सवारी का ऑफर देता है। आज ही खुशी खुशी उसका ऑफर स्वीकार कर लेता है। सब लोग उसके साथ सवारी पर बैठ जाते हैं। रास्ते में रिचर्ड पूछता है, तुम लोग यहाँ कैसे पहुंचे? डोरा जवाब देती है, हम कुछ लोगों से जान बचाकर भाग रहे हैं। रिचर्ड हंसकर कहता है, तो तुम लोग बिल्कुल सही जगह आए हो। ये द्वीप अक्सर उन अपराधियों की पनाहगाह बनता है जो फांसी से बचना चाहते हैं। यहाँ तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। वो समझाता है कि वॉचर्स और डिस्ट्रॉयर्स सालों तक एक दूसरे से लड़ते हैं। इस अंतहीन युद्ध में दोनों का बहुत नुकसान हुआ। आखिरकार और खून खराबा रुकने के लिए दोनों ने समझौता किया और इस द्वीप डंजन फर्नेस को बनाया। यहाँ हर मामला इसके नियमों के मुताबिक शांति से सुलझाया जाता है। रिचर्ड हंसकर कहता है, इसे ऐसे समझो जैसे यूएन और ओलंपिक्स दोनों को मिला दिया। अब सबको समझ आ गया कि डिस्ट्रॉयर्स उन्हें छोड़कर क्यों चलेगी, क्योंकि जो भी इस द्वीप की शांति तोड़ता है वो दोनों गुटों का दुश्मन बन जाता है। रिचर्ड उन्हें ले जाता है द्वीप के सबसे मशहूर पब में। वो जिद करता है कि वो लोग मालिक का सीक्रेट ड्रिंक जरूर चखें। बारटेंडर पूछता है, ये नए है क्या? रिचर्ड चालाकी से आंख मार देता है, मुझे पूरा यकीन है कि इसके इरादे बहुत ही नेक हैं। सबके सामने नियॉन ग्रीन रंग की बोतल रखी जाती है। वो सब एक ही बार में पूरी बोतल पी जाते हैं। सबको लगता है ये बहुत स्वादिष्ट और ठंडा ठंडा है और उन्हें एहसास होता है कि उनकी सारी छोटी मोटी चोटें भर चुकी है। रिचर्ड बताता है, ये इस द्वीप का टॉप क्लास मेडिसिनल अंडरग्राउंड स्प्रिंग वाटर है। सब लोग फौरन दूसरी बोतल मांग लेते हैं। रिचर्ड मुस्कुराता है क्योंकि वो उसके जाल में फंस चुके। ये ड्रिंक बेहद नशे वाली होती है। वो तब तक पीते रहते हैं जब तक शरीर साथ देना बंद नहीं कर देता। अंत में बिल आता है $2,30,000 फर्नेस डॉलर्स। रिचर्ड एक सच्चा जेंटलमैन बनते हुए कहता है, इस बार मैं भर देता हूँ। उसके बाद वो फर्नेस टाउन घूमते हैं। एक जिंदा दृश्य है जहाँ अनगिनत बाजार, रेस्टोरेंट, होटल और घर है, लेकिन एक कड़वी सच्चाई भी है। इस जगह को लूजर्स टाउन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ वही लोग रहते हैं जो अरीना में हार चुके हैं। तभी वो देखते हैं एक दुकानदार चिल्ला रहा है, शहर के सबसे बढ़िया कपड़े यही मिलते हैं। ये सुनकर डोरा को याद आता है कि उनके कपड़े अब पूरी तरह फट चुके हैं। रिचर्ड तुरंत बोलता है, यहाँ जो भी मिलेगा सब घटिया होगा। असली और बढ़िया सामान ब्लैक मार्केट में मिलता है। फिर भी रिचर्ड उन्हें वहाँ देखने देता है, लेकिन शुरुआत में ही सब हैरान रह जाते हैं। कपड़ों की इतनी जबरदस्त वैरायटी थी कि आंखें फट जाए। वो लोग सीधे महंगे कपड़े उठा लेते हैं। दुकानदार रिचर्ड से पूछता है, ये नए हैं क्या? रिचर्ड मुस्कुराकर कहता है, अच्छा वाला सामान निकाल। वो बड़े दिल से $4 लाख फर्नेस डॉलर्स का बिल भी खुद भर देता है। वो उन्हें और उलझाने की कोशिश करता है, लेकिन आज भी उन्हें याद दिलाता है, हम यहाँ घूमने नहीं आए हैं। रिचर्ड हंसता है और उन्हें सीधे रजिस्ट्रेशन हॉल ले जाता है। ये हॉल एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर था और वहाँ तक पहुँचने का रास्ता लंबी सीढ़ियों से होकर जाता था। रिचर्ड अपना विशाल सरीसृप नीचे ही छोड़ देता है। सब लोग सीढ़ियाँ चढ़ते हुए डीमन फर्नेस की खूबसूरती निहारते रहते हैं। उनके दिलों में अजीब सा जोश और घबराहट दोनों थी। जैसे ही वो पहुँचते हैं उस लेजेंडरी अरीना के दरवाजे पर जहाँ अच्छाई और बुराई टकराती है, वो फिर से बॉनी को देखते हैं। आज वो उस दिन की इवेंट्स की एमसी बनी हुई। वो भीड़ को जोश दिलाती है और याद दिलाती है कि सबका एक ही मकसद है, एक समनर बनना। आखिरकार वो आज की रजिस्ट्रेशन खुली घोषित करती है। 4 जादुई दरवाजे एक साथ खुलते हैं। बॉनी बताती है, कॉन्टेस्टेंट्स किसी भी दरवाजे से एंट्री ले सकते हैं। आज की टीम डोर 1 की तरफ बढ़ती है, लेकिन वहाँ एक गार्ड स्पिरिट रोक लेता है। वो मांग करता है 20 लाख फर्नेस डॉलर्स। इतनी रकम सुनकर सब सन रह जाते हैं। तभी स्टैन आगे बढ़ता है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पेमेंट कर देता है। वो बताता है कि उसने अभी अभी कई ड्रग कार्टेल के अकाउंट्स हैक किए हैं। बाकी सब डोर 2 की तरफ जाते हैं। यहाँ पासिंग क्राइटेरिया सुंदरता था। डोरा अपनी असली फॉर्म में बदलती है और बिना किसी दिक्कत पास हो जाती है। वो और आज ही अंदर चले जाते हैं। म्याओ पूरी कोशिश करती है लेकिन फेल हो जाती है। सॉरी म्याओ, यहाँ कैट रेस सुप्रीमेसी चलती है। अब म्याओ डोर 3 पर जाती है। यहाँ शर्त थी शुद्ध ताकत। अपनी अनोखी ताकत के चलते हुए एक विशाल भालू में बदल जाती है और टेस्ट को कुचल देती है। उसे भी एंट्री मिल जाती है। दूसरी तरफ रिचर्ड उनसे मिलता है। वो डोर 4 से आया था। ये दरवाजा रेपुटेशन के आधार पर था। ये वीआईपीज, सेलिब्रिटीज और मिलियनेयर्स के लिए एक एक्सप्रेस रास्ता था। इसका मतलब रिचर्ड भी कोई आम आदमी नहीं था। बॉनी सबको एक प्लेटफॉर्म पर ले जाती है और ऐलान करती है, तुम सब अब डीमन फर्नेस अरीना में हो। वो बताती है कि अरीना में कुल 100 फ्लोर्स हैं। पहले 20 फ्लोर्स खास तौर पर कंपटीशन अरीनास के लिए बनाए गए हैं। प्लेटफॉर्म धीरे धीरे नीचे उतरने लगता है। रास्ते में उनकी मुलाकात कई रिपीट कंपटीटर्स से होती है जो पहले 5 फ्लोर्स भी पार नहीं कर पाए थे। रिचर्ड मान लेता है कि वो खुद भी रिपीटर है। उसका बेस्ट रन सिर्फ 9 फ्लोर्स तक ही पहुंचा था। ये सुनकर डोरा जोर से कहती है, हम तो एक ही बार में सारे 100 फ्लोर्स पार कर लेंगे। ये सुनकर सब हंस पड़ते हैं। खुद आजी की टीम भी। आजी मन ही मन सोचता है, पता नहीं पापा से किस फ्लोर पर मुलाकात हो। जैसे ही वो पहले फ्लोर पर पहुंचते हैं, बॉनी पहला चेक पॉइंट एक्टिवेट करती है। वो समझाती है, अब 10 फ्लोर्स पर एक नया चेक पॉइंट मिलेगा। अगर किसी फ्लोर पर हारे तो वहीं से दोबारा शुरू करना होगा। पहला फ्लोर एक शानदार होटल था। कॉन्टेस्टेंट्स यहाँ मुफ्त में रह सकते थे। बॉनी कहती है, आराम करो, मस्ती करो, कल एलिमिनेशन चैलेंज है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। म्याओ तुरंत होटल के रेस्टोरेंट की खुशबू पकड़ लेती है और सब खाने की तरफ दौड़ पड़ते हैं। लेकिन रिचर्ड जैसे वेटरन्स पीछे ही रुक जाते हैं क्योंकि वो जानते थे कि ट्रायल्स पहले ही शुरू हो चुके हैं। वो चर्चा करते
जानते हैं कि इस फ्लोर का बॉस दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैप मास्टर है, जिसे कॉन्टेस्टेंट्स को तड़पाने में मजा आता है। उधर आजी और उसकी टीम स्विमिंग पूल में मस्ती कर रही होती है। तभी फर्नेस टीवी पर एक ब्रॉडकास्ट दिखता है। अनाउंसमेंट होता है हैना और बॉब दोनों अरीना के एमवीपीज में से हैं। हैना इस सीजन में सबसे पहले 11th फ्लोर तक पहुंच चुकी है। सब जोर से उसे चीयर करते हैं। उनका हौसला और बढ़ जाता है। वो उसे जल्दी पकड़ने का मन बना लेते हैं। बेवकूफ एमेचोर्स आराम से सोने के लिए अपने रूम्स एक्टिवेट कर लेते हैं, जबकि सारे वेटरन्स लॉबी में ही रुके रहते हैं। और फिर आधी रात को आजी की आंख खुलती है। वो देखता है कि उनके पीछे की दीवार में तेज नुकीले कांटे निकले हुए हैं और वो धीरे धीरे उनकी तरफ सरक रहे हैं। डोरा जो भी हथियार फेंकती है वो कांटों को रोक नहीं पाता। दरवाजा टस से बस नहीं होता। खिड़की भी पूरी तरह सील थी। जब सब कीवा बनने ही वाले होते हैं तभी आजी चिल्लाकर डोरा से कहता है, स्केलेटन की बना, जैसे तू अपने हथियार बनाती है। डोरा तुरंत समझ जाती है। वो एक स्केलेटन की बनाती है और सब उस कमरे से बाहर निकल भागते हैं। म्याओ की बच निकलती है। वो खुद को एक विशाल कॉकरोच में बदल देती है और दरवाजे के नीचे से छोटी सी जगह से फिसल जाती है। ज्यादातर कॉन्टेस्टेंट्स किसी न किसी तरह बच निकलते हैं, लेकिन स्टैन कहीं दिखाई नहीं देता। सब घबरा जाते हैं। तभी अचानक वो वेंट से नीचे गिरता है, जिंदा और बिल्कुल ठीक। इसी वक्त पूरे हॉल में एक ऐलान गूंजता है। ये उस राउंड के बॉस की आवाज थी। वो कहता है, इस राउंड में कोई नियम नहीं है, तुम्हारा बस एक ही मकसद है, इस होटल से जिंदा बाहर निकलना। पूरा इलाका एक विशाल बीमार चूहेदानी में बदल जाता है। जैसे ही सब भागते हैं, उनसे थोड़ी दूर आगे 4 लोग जमीन धंसते ही लावा के गड्ढे में गिर जाते हैं। वो निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक एक करके सब नीचे गिर जाते हैं। डोरा फुर्ती से तैयार हो जाती है। वो अपने क्रिस्टल विंग्स फैलाकर स्टैन को बचा लेती है। उधर आजी अपने जूतों में लगे जेट पैक से ऊपर की तरफ उड़ जाता है। म्याओ और बाकी लोग उससे लटक जाते हैं। सब मिलकर भागते हैं, जालों से बचते हैं, मौत को चकमा देते हैं। आखिरकार वो एक दरवाजे तक पहुंचते हैं। दरवाजे पर लिखा था फ्रंट एग्जिट, लेकिन दरवाजे के आसपास पिछले कॉन्टेस्टेंट्स के ढेरों वोट पड़े। कोई कहता था मत खोलना, कोई लिख गया था यही सही रास्ता है। हर मैसेज दूसरे से उल्टा था। कोई फैसला नहीं कर पा रहा था। तभी आजी गहरी सांस लेता है और दरवाजे पर लात मार देता है। दरवाजा खुलते ही सबके सामने एक बड़ा सा हॉल दिखता है। चारों तरफ कॉन्टेस्टेंट्स पड़े थे। बीच में एक आदमी खड़ा था, लाल जोकर जैसी नाव, हरे अजीब से कपड़े। वो ताली बजाता है और खुद को लेवल का बॉस बताता है। वो मुस्कुराकर कहता है, पहला फ्लोर पार करने पर आप सभी को बधाई। 49 में से सिर्फ 30 बचे हैं। कुछ गंभीर रूप से घायल हैं और 13 मर चुके हैं। कुछ गर्म दिमाग कॉन्टेस्टेंट्स जोकर को पीटने दौड़ते हैं, लेकिन वो उन्हें बिजली का झटका देकर भारी ब्लॉक्स में कैद कर देता है। फिर वो सब विजेताओं को एक एक लकड़ी का खजाना देता है। आजी अपना चेस्ट खोलता है। उसमें थे 3 क्रिस्टल शार्ड्स और एक केसरिया अंगूठी। म्याओ को मिलते हैं $30,000 फर्नेस डॉलर्स और आधा कच्चा हीरा। रिचर्ड के हिस्से में दुर्भाग्य से बेमेल पुराने जूते आते हैं। स्टैन जब अपना चेस्ट खोलता है तो उसमें एक्सप्लोसिव एमिनेशन निकलता है। वो पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। बॉस शैतानी हंसी हंसता है और जैकपॉट दिखाने का ऐलान करता है। वो कहता है, ये है 2nd फ्लोर की चाबी। आजी को अंदाजा हो जाता है कि अब क्या होने वाला है। वो तुरंत एक होली शील्ड बना लेता है। बॉस विस्फोट कर देता है। उनके नीचे की जमीन ढह जाती है। सब लोग लुढ़कते फिसलते दूसरे फ्लोर पर गिरते हैं। वहाँ एक डरावना घोस्ट दिखाई देता है। सब चिल्लाते हैं, ये क्या है? लेकिन वो घोस्ट हटता है। वो कोई और नहीं, बॉनी थी। वो बताती है, मैं इस फ्लोर की बॉस हूँ और चैलेंज है एक रेस। अचानक चारों तरफ स्टेडियम लाइट्स जल उठती हैं। एक विशाल रेस ट्रैक दिखाई देता है। बॉनी समझाती है, 20 राउंड्स पूरे करने के बाद जो पहले 15 कॉन्टेस्टेंट्स फिनिश लाइन पार करेंगे वो आगे जाएंगे। और हाँ, ये रेस लाइव फॉर्नेस टीवी पर दिखेगी। कमेंट्री मैं करूंगा। हंसकर कहती है, सर बताओ तो तुम में से ज्यादातर यहाँ हार जाएंगे। आजी की टीम इस राउंड से खुश थी, क्योंकि म्याओ के पास चीते जैसी स्पीड और एजिलिटी थी। डोरा के पास क्रिस्टल विंग्स थी। स्टैन भरोसे से कहता है, मैं भी कोई तरीका निकाल लूंगा। वेटरन्स नए लोगों को नीचे से देखते हैं, क्योंकि वो इस राउंड के लिए पहले से तैयार थे। उनके जूतों में मोटर्स और व्हील्स लगे थे। रेस शुरू होती है। म्याओ सबसे आगे निकल जाती है, लेकिन पीछे पीछे एक एनिमल स्मगलर है जो उड़ने वाली गिलहरी की तरह तेजी से उसकी ओर आ रहा था। डोरा और आजी भी अच्छी पोजीशन में थे, उसके पंखों की मदद से उड़ते हुए। तभी एक डार्क हॉर्स सामने आता है। स्टैन एक रॉकेट के ऊपर। वो पलक झपकते ही सबको पीछे छोड़ देता है। जब वो म्याओ के पास से गुजरता है तो चिल्लाकर कहता है, ये बैलिस्टिक मिसाइल है, एक देश की आर्मी से उठा लाया हूं, जो समंदर में मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही थी। शायद कोरिया हो। रेस आगे बढ़ती है। तेज कॉन्टेस्टेंट्स धीमे वालों को कई चक्कर पीछे छोड़ देते हैं। अभी आजी सबको चेतावनी देता है, अलर्ट रहो, जो अभी पीछे है उन्हें अब तेज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो कुछ और ही करने वाले हैं। अब उन्हें बस दूसरों की रफ्तार कम करनी। एक तथाकथित वेटरन हार सहन नहीं कर पाता और बाकी कॉन्टेस्टेंट्स पर गोलियां चलाने लगता है। वो डोरा पर भी फायर करता है। जल्द ही पता चलता है कि ये साधारण गोलियां नहीं थी, ये खास गोलियां थी जो निशाना मिलने पर पीछा करती रहती। डोरा तुरंत पलटकर सीधे उस काउबॉय की तरफ होती है और उसे उसी की दवा चखा देती है। काउबॉय खुद उसी की गोली से ढेर हो जाता है। तभी एक और कॉन्टेस्टेंट बेहद जहरीली गैस का घना कोहरा छोड़ देता है। जो भी उसमें से गुजरता है वो तुरंत बेहोश होने लगता है। सांस फूलने लगती है, मांसपेशियां अकड़ जाती है। कुछ लोग पागलपन की हालत में ट्रैक पर गिर पड़ते हैं। म्याओ उछलकर उस पॉइजन समंदर तक पहुंचती है और उस पर जहरीले सांप से हमला कर देती है। जैसे ही वो संभलता है, फ्लाइंग स्क्विरल अपनी हवा की ताकत से उसे भवन में खींच लेता है। तभी एक 6 आर्म समंदर ट्रैक को पूरा कत्लेआम बना देता है। वो अपनी तलवारें तेजी से घुमाता है और जो पास आता है उसे काट देता है। वो 2 कॉन्टेस्टेंट्स को मारने ही वाला था जो दया की
भीख मांगते हुए हार मानने को तैयार थे, लेकिन तभी स्टैन बीच में कूद पड़ता है। वो अपनी मिसाइल सीधे समंदर की तरफ मोड़ देता है, लेकिन तलवारबाज मिसाइल को हवा में ही कई टुकड़ों में काट देता है और बिना खरोच के उतर जाता है। अब स्टैन खुद सीख कबाब बनने ही वाला था, तभी उसका पसंदीदा मांगा राइटर सामने आता है। वो अपने शब्दों से समंदर पर हमला करता है। ये शब्द असल में तेज धार वाली तलवारें बन जाते हैं। आखिरकार वो तलवारबाज टुकड़े टुकड़े हो जाता है। स्टैन खुशी से अपने हीरो को धन्यवाद देता है और ऑटोग्राफ भी मांग लेता है। आखिरकार रेस खत्म हो जाती है, क्योंकि अब निम्नलिखित में से 15 से भी कम कॉन्टेस्टेंट्स बचे थे। अब बस फिनिश लाइन पार करनी। आज ही की टीम अब भी पूरी तरह जोश में थी। हर कोई फर्स्ट प्राइज जीतना चाहता था। आखिरकार मियाओ जीत जाती है। सिर्फ 0.5 सेकंड से वो आजी और डोरा से आगे थे। आजी और डोरा सेकंड प्लेस पर आते हैं। थर्ड प्लेस जाता है हीरो को, वही मशहूर मांगा आर्टिस्ट। क्या कमाल का मल्टी टैलेंटेड इंसान है। इस सबको डिस्ट्रॉयर्स फर्नेस टीवी पर देखते रहते हैं। उन्हें अरीना में भाग लेने से उनके लीडर ने मना किया था। अब तीसरे फ्लोर का चैलेंज ई कुकिंग कॉम्पिटिशन था। आजी इतनी लाजवाब डिश बनाता है कि जजेस को लगता है वो फूड वॉर्स में आ गए। मियाओ बॉक्स के बाहर सोचती है और ताजे फल सब्जियों से एक शानदार बाउल तैयार करती है, जो सबका मूड तुरंत ठीक कर देता है। स्टैन आइसक्रीम बनाने वाले रोबोट की मदद से सबसे बढ़िया रिजल्ट बना देता है। चौथा फ्लोर एक राइम चैलेंज था। पिछले फ्लोर्स की भागदौड़ के बाद ये थोड़ा आराम देने वाला था। सबसे जोर से रोने वाला जीतता था और इस बार एक रोता हुआ बच्चा इलेक्ट्रिक गिटार बजाने वाले को हरा देता है। अजीब है लेकिन सही है। ये सब देखकर डिस्ट्रॉयर्स हैरान रह जाते हैं। फ्लेम को इतना गुस्सा आता है कि वो टीवी पर 3 गोलियां चला देती है। उसी वक्त उनका लीडर हार्ट कमरे में आ जाता है। वो लोग बहाने बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हार्ट उनका गुस्सा समझता है। उसे एहसास होता है कि उनके दुश्मन अरीना में मजे कर रहे हैं और वो बस बैठे हैं। वो ये भी देखता है कि स्पेस, फ्लेम और शैडो कभी अरीना में नहीं उतरे, इसलिए वो उन्हें 1 हफ्ते की इजाजत देता है कि वो अरीना में जाए और आजी की टीम का सामना करे। लेकिन एक शर्त, उन्हें एक डरावनी शक्ल वाले इंसान को अपने साथ लेके जाना होगा। उसकी आंखें चमक रही थी और वो स्ट्रेट जैकेट में बंधा हुआ था। आर्ट कहता है आजी को बताना कि ये मेरी तरफ से स्पेशल गिफ्ट है। उधर बोनी हायर अप्स को अरीना का पूरा हाल बताती है। वो कहती है इस सीजन में 92 कॉन्टेस्टेंट्स आए थे, अब सिर्फ 15 बचे और उनमें से 7 5वें फ्लोर तक पहुंच गए हैं। वो आगे बताती है कि अब तक की कॉम्पिटिशन से 30,000 टन स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा हो चुकी है। हायर अप्स ये सुनकर खुश हो जाते हैं। वो तय करते हैं कि अब सैक्रिफाइस प्रोग्राम शुरू करने का वक्त आ गया है। टेलीपोर्ट गेट एक्टिवेट किया जाता है, जो सभी कॉन्टेस्टेंट्स को डेविन फर्नेस के 100 फ्लोर्स नीचे लिटाएगा। बॉनी एक भव्य कमरे में दाखिल होती है। वहाँ छत से लटकी हुई एक विशाल औरत, वो बेहोश थी, चेन्स में जकड़ी हुई। बॉनी आदर से कहती है देवी पैंडोरा सभी आत्माओं का सुख। वो उनके सामने स्पिरिचुअल एनर्जी चढ़ाती है एक भेंट के रूप में और गंभीर आवाज में कहती है अगर हम उन्हें उनकी गहरी नींद से जगा पाए तो डेविन फर्नेस में जो कुछ भी हुआ है सब सार्थक हो जाएगा। और ये सीजन यहीं पर खत्म होता है।